तो आज हम इसमें नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कैसे किसी देश की निर्धारित की जाती है, नेशनल इनकम को निर्धारित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कहाँ से नेशनल इनकम का कंसेप्ट आरंभ होता है और आज विश्व भर के देशों का जो विकास वाला पैमाना निर्धारित होता है, इसमें नेशनल इनकम एक बड़ा फैक्टर है, राष्ट्रीय आय। तो पहली बात यह है कि हम नेशनल इनकम किस चीज़ को कहते हैं, इसे निर्धारित कैसे करते हैं। तो आप इसको एक सामान्य भाषा में कैसे समझेंगे, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country's economy during a period of time। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक निश्चित समय अवधि, जैसे प्रत्येक देश का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। अमेरिका और यूरोप का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका फाइनेंशियल ईयर 1 जून से शुरू होता है और 31 मई। तो इस तरह से ये एक पीरियड हुआ। इस पीरियड के भीतर किसी देश में और किसी देश में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, फाइनल गुड्स, यानी जो अंतिम उत्पाद बनाते हैं हम, जैसे हमने गेहूं से कोई फाइनल चीज़ बना दी है या फिर हमने लोहे से कोई मशीन बना दी है, इनको हम फाइनल गुड्स कहेंगे। तो उन तमाम बनी हुई वस्तुओं का मॉनेटरी वैल्यू, यानी हमने पैसे में उनको नापा कि वो कितनी चीज़ हुई। जैसे हमने कहा कि गेहूं है, व्हीट। अब जब गेहूं पैदा हुआ तो इसका कीमत 24 रुपये किलो पड़ा। गेहूं जब किसान के द्वारा खेत में पैदा किया गया तो उसकी जो लागत है वो 24 रुपये की पड़ी। फिर इस गेहूं को किसानों से बाज़ारों में लाया गया। बाज़ार में इससे आटा बना, तो आटे की कीमत निश्चित रूप से इससे ऊपर जाएगी। बाकी जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं वो अपना प्रॉफिट भी जोड़ेंगे। तो सपोज हो सकता है कि अब इसकी कीमत पड़ रही है 30 रुपये, आटे की कीमत। और फिर उसी आटे का उपयोग करके किसी ने रोटियां बनाई होटल में, रेस्टोरेंट्स में, कहीं पर भी, और फिर उसको सर्व किया और फिर उसने अपना प्रॉफिट जोड़ के ये सारी चीज़ें निकाली। तो ये 40 रुपये का पड़ा। तो ये जो 40 रुपये है ये फाइनल कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की, अंतिम मूल्य जो उसका होता है। उसके अलावा सर्विसेज, सेवाएं, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज देते हैं। बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज देता है। स्कूल्स पढ़ाने की सर्विसेज देते हैं। हॉस्पिटल मेडिकल सर्विसेज देते हैं। इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस की सर्विस देते हैं। तो इन तमाम लोगों की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको भी जोड़ दें हम, तो जो टोटल जो बनेगा उसी को कहते हैं हम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। हालांकि इसके लिए बाद में और पैरामीटर आ गए थे जिनको आज हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये अलग अलग नाम और बोलते हैं हम। बट शुरुआत में राष्ट्रीय आय को इस तरह से निकाला जाता था। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब जैसे हम यहाँ पर गेहूं और फाइनली उससे बनी हुई चपाती की बात कर रहे हैं, तो
यहाँ पर हम मार्केट वैल्यू यानी बाजार मूल्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाजार मूल्य एक अलग रेट होता है, और हम अगर दूसरे पहलू में देखेंगे डोमेस्टिक वाले पार्ट में तो उसकी वैल्यू, यानी यही रोटी अगर बाजार में खाएंगे तो ये ज़्यादा महंगी पड़ेगी, और इसी को अगर हम घर में खाएंगे तो इसकी कीमत कम पड़ेगी। तो ये दो तरह की अलग अलग वैल्यू इसके अंदर और आती हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेशनल इनकम। तो अगर हम जितनी चीज़ें पैदा की, जितनी सेवाएं दी, उनका मार्केट वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू यानी मौद्रिक मूल्य में निकाल दें तो उसको हम जो है उस देश की राष्ट्रीय आय कहेंगे। इसके साथ में आपको और देखना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द नेट इनकम अर्न फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। इसमें जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं, इसमें हम उस इनकम को भी जोड़ते हैं जो विदेशों से हमारे पास आती है। अर्थात जैसे भारत है, भारत से करीब करीब कहते हैं 3 करोड़ लोग भारत से बाहर रहते हैं। अमेरिका में जो है कई लाख लोग हैं भारत के, कनाडा में है, यूरोप में है। इन तमाम देशों में जो भारतीय लोग हैं ये वहाँ नौकरी करते हैं या काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, और पैसा कमा करके उसे भारत में अपने घरों में भेज देते हैं। तो जब जो है ये नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं तो वो पैसा भी हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। तो इसके अंतर्गत टेक्निकल क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि क्या विदेशों में भारतीयों के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है उसको भी हम नेशनल इनकम के अंतर्गत जोड़ते हैं या नहीं, तो जोड़ा जाता है। तो शुरुआत में जो है राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने का एक सामान्य तरीका ये था। अब इसमें नेशनल इनकम में जो है और क्या क्या चीजें हैं, प्रोडक्शन डन बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस ऑफ द कंट्री इन अ ईयर इज इवैल्यूएटेड। यहाँ पर क्या है, जो विभिन्न जो है इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग या फिर बिजनेस, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनके द्वारा एक वर्ष के अंदर जितना भी चीज़ें पैदा की जाती हैं हम उसका मूल्यांकन करते हैं। इसमें नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये भी इसका हिस्सा है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। इसमें एक और दूसरी चीज हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या चीज होता है, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं या कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं और बेचते हैं तो उसकी शुरुआती कीमत अलग होती है, पर जैसे जैसे टाइम पास होगा और हम साल के अंत में आएंगे, जैसे हमने 2025 के शुरुआत में या हमने अप्रैल में एक गाड़ी ले ली और गाड़ी की कीमत है 10 लाख, बट अगर ये गाड़ी हम 2 महीने बाद बेचना चाहेंगे तो 10 लाख में नहीं बिकेगी, और अगर इसे 6 महीने में बेचना चाहेंगे तो 10 लाख की से और नीचे जाएगी। ऐसा ही हमने फ़ोन ले लिया या फिर हमने जितनी मैन्युफैक्चर चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों का मूल्य घटता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर हम तमाम चीज़ों का मूल्य घटा दें, जो उनकी जो है समय के साथ कीमत नीचे जाती है क्योंकि लाइफ कम हो जाती है उससे, तो उसके बाद जो नेट चीज़ बचेगी उसे भी हम नेशनल इनकम के अंदर लेते हैं। तो जब आप टेक्निकल वर्ड्स में इसे बाद में पढ़ेंगे तो तब हम इसे कहते हैं NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये नाम है, जैसे आप पहले जो आपने इससे पहले वाला पढ़ा, अगर हम आज के टेक्निकल टर्म्स में देखें उसे तो बोलते हैं हम GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर मैं डेप्रिसिएशन वाला हिस्सा ये चीज़ें हटा दूं तो फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी हम विदेशों से अर्जित आय को भी जोड़ रहे हैं, और अगर उसको भी हम हटा दें और जो भारत से बाहर गई है और भारत में जो बाहर से अंदर आई है, उन दोनों के डिफरेंस को भी कैलकुलेट कर लें तो तभी ये शब्द बनते हैं GDP, GNP, NNP। ये टर्म्स इसी के साथ में जुड़ी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नेशनल इनकम मीन्स
राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? नेट और प्योर नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध निवल उत्पाद हम इसे बोलते हैं। तो ये भी जो है एक इनिशियल कैलकुलेशन है राष्ट्रीय आय को नापने की। इसके साथ में जो है नेशनल इनकम में होता क्या है, जब हम आय की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, तो इनकम तभी होती है जब गुड्स एंड सर्विसेज में फ्लो आता है। फ्लो का मतलब है हस्तांतरण होता है। कभी भी डंप चीजों से इनकम जनरेट नहीं होती है। डंप चीज का मतलब जो बिल्कुल पड़ी है। जैसे भारत में एक नेचर है लोगों का, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से, कि वो जो है पैसा अपने घर में ही रखते हैं, अपने पास ही जो है उसे रखते हैं, उसे फ्लो में नहीं रखते हैं। फ्लो का मतलब उसे व्यापारिक क्रियाकलाप नहीं करते। जैसे लोगों ने निर्धारित कर रखा है कि इमरजेंसी के लिए हम 50,000 घर में रखेंगे, और ऐसे अगर प्रत्येक आदमी ने 50,000 घर में रख दिए और एक ही गांव में 2,000 परिवार हैं, 200 परिवार हैं, तो कितना पैसा डंपिंग में जा रखा है। बट अगर यही पैसा बैंक में जमा है एट ए टाइम पे, तो बैंक से भी निकल ही जाएगा, आजकल तो समस्या नहीं है। तो अगर वो पैसा सारा बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है तो वो फ्लो में आ सकता है। और इसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने 2014-15 में एक नई योजना चलाई थी, जन धन योजना। यानी प्रत्येक भारतीय के पास में जो है बैंकों में एक खाता हो, और उसके बाद जो है रिकॉर्ड खाते बने थे। रिकॉर्ड खाते खुले क्योंकि बड़ी आसानी सरकार ने उसमें की थी कि कम से कम मिनिमम फॉर्मेलिटीज उसमें होनी चाहिए, और जीरो बैलेंस पे खुलेगा खाता। और जब ऐसे लोगों ने खाता खोला जिन्होंने पहली बार खोला, तो बैंकों में 15,000 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। आप इमेजिन करो, उस 15,000 करोड़ का अब जब फ्लो बनेगा तो कितनी योजनाएं जो है स्टार्ट हो सकती हैं। बैंकों से लोन मिलना आसान हो जाएगा, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको लोन मिल जाएगा, जिन्होंने पैसा बैंकों में जमा किया उनको ब्याज मिल जाएगा। ये पैसा जो है मार्केट में फ्लो होना शुरू होगा। तो हम कह रहे हैं कि नेशनल इनकम का मतलब है फ्लो ऑफ द गुड्स एंड फ्लो ऑफ द सर्विसेज। जो डंप या स्टॉक होता है उससे इनकम जनरेट नहीं होती है। तो यहां पर इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज। और हम कहेंगे कि अगर वो स्टॉक बना हुआ है तो फिर उससे आय नहीं आती है। जैसे हम लोगों के पास अगर पैसा है 5 लाख रुपए है और वो पैसा हमने घर में रखा हुआ है, तो ये स्टॉक है एक तरह का, फिक्स, कुछ नहीं होना है इसे, ना तो ये बढ़ेगा ना घटेगा। बट अगर यही 5 लाख अगर बैंक में जमा हो गई है तो ये फिर फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। बैंक ऐसा तो है नहीं कि अपने पास रखेगा उसे, बैंक मल्टीपल एक्टिविटीज में उसको रोटेट करना शुरू कर देगा। और इस तरह से जो है ये पैसे का फ्लो ही इकोनॉमिक फ्लो क्रिएट करता है, और उसी से फिर आमदनी बढ़नी शुरू होती है। तो किसी भी देश के लिए ये आवश्यक होता है कि जितने भी उस देश के पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, मैन पावर हैं, उसमें एक रोटेशन रहे, लगातार आर्थिक गतिविधियां चलें। बेचने वाला बेचे, खरीदने वाला खरीदे, बनाने वाला बनाए। सब कुछ अगर हो रहा है तो इनकम बढ़ेगी, और सब कुछ अगर रुक जाए तो उसी को हम कहते हैं रिसेशन, यानी मंदी आ गई है, जो 2 बार आ चुकी है अभी तक दुनिया में, 1929 एंड 30, जिसे हम ग्रेट रिसेशन बोलते हैं, और दूसरा आया था 2008 में। और इन दोनों टाइम पे नौकरियां चली गई, फैक्ट्रियां, कंपनियां बंद हो गई, और फिर सरकार को आगे आके इसको फ्लो में लाने के लिए जो है इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, ताकि सारी चीज़ें वापस फिर रूटीन में आ जाएं। तो ये है फाइनेंशियल ईयर जो हमारा रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि ये फाइनेंशियल ईयर क्यों बनाया गया, हालांकि सरकार अब इसको बदलने के लिए प्लान कर रही है, परंतु जो भारत का जो विषय है, हमारे यहाँ पहले सारा कुछ खेती पर ही निर्भर था। जब हम इनिशियल बात करेंगे तो सब कुछ खेती पर निर्भर था, और ब्रिटिश पीरियड तक तो सारा इनकम सोर्स ही क्या होता था, एग्रीकल्चर।
इसलिए जो यहाँ पे क्रॉप सीजन होते हैं, जैसे राबी की फसल, ये जो है मार्च अप्रैल में कट जाती है और फिर प्लानिंग हो जाती है खरीफ फसल की। तो फसलों को काटना, उन्हें बेचना, इनकम आना, इसीलिए फाइनेंशियल ईयर लगभग यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके अलावा जो भारत में हिंदू वर्ष होता है, हिंदू वर्ष जो है, जिसे हम जो है कहाँ से शुरू होता है हिंदू वर्ष? चैत्रा। चैत्रा पहला महीना होता है हमारा हिंदी में, और ये जो अप्रैल है ये तो सारा जो है अंग्रेजी महीने है। तो चैत्रा महीने की शुरुआत अगर हम इस अंग्रेजी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 21-22 मार्च के आसपास पड़ता है। इसलिए भी जो है ये 2-3 कैलकुलेशन है कि क्यों फाइनेंशियल ईयर हमारा यहाँ पर होता है, और इस पर सरकार चेंज भी कर सकती है आगे कि इसको। और इसको तैयार करने का काम कौन कर रहा है एट प्रेजेंट में भारत में? तो इसको तैयार करने का काम करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ इंडिया। ये भारतीय सांख्यिकी कार्यालय है। ये भारत में इसको यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का कार्य करता है। तो ये जो है कुछ सेगमेंट्स हैं, फैक्ट हैं जो परीक्षा के हिसाब से लिए हमारे पास आवश्यक है। अब हम इसके अंदर आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास हुआ कहाँ से? किसने सबसे पहले इस सिस्टम को इनिशिएट किया था और धीरे धीरे फिर ये इस्तेमाल होना शुरू हुआ? तो अगर हम स्टार्टिंग में जाएंगे, दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में ये नेशनल इनकम का कंसेप्ट आया था, और इस कंसेप्ट को लाने वाले थे सर विलियम पैटी। ये इंग्लैंड के थे, और इन्होंने जो है सर विलियम पैटी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिकल अर्थमेटिक। उस पॉलिटिकल अर्थमेटिक में इन्होंने जो है नेशनल इनकम को समझाया था। और जैसे मैंने कहा कि आज हम नेशनल इनकम को कई सारे और तरीकों से निकालते हैं, बट शुरुआत ये है इंग्लैंड के अर्थशास्त्री सर विलियम पैटी, और दूसरा व्यक्ति ये में गॉल गिलबर्ट, ये फ्रांस के थे। तो 17th सेंचुरी में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका इजाद किया गया था। इसके बाद जो है इसके साथ में सर विलियम पैटी ने किताब लिखी थी पॉलिटिकल अर्थमेटिक। इस किताब के अंदर इन्होंने नेशनल इनकम को कैसे समझाया था? इन्होंने कहा नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज द सम ऑफ टोटल ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस बाय द वर्कर्स इन अ ईयर। तो शुरुआत में इन्होंने ऐसा समझाया था कि एक साल के भीतर कर्मकारों के द्वारा जितनी चीजें पैदा की जाती हैं उन तमाम चीजों का अगर हम मूल्य निकाल दें तो उसी को हम कहेंगे नेशनल इनकम। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि सर्विसेज तो ये बाद में आई हैं, सर्विसेज मतलब सेवाएं। ये जो सेवा क्षेत्र है, आज हमारी इकोनॉमी में या दुनिया की इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। एक को कहते हैं हम प्राइमरी सेक्टर, दूसरे को कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर, तीसरे को कहते हैं हम टर्सरी सेक्टर। टर्सरी को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर में हम सेवाएं लेते हैं, सारी नौकरियां, जितने प्रकार की सेवाएं दी जाती, चाहे बैंक वाला दे, इंश्योरेंस वाला दे, हॉस्पिटल वाला दे, स्कूल वाला दे, कोचिंग वाला दे, ये तमाम तरह के जो है सर्विसेज हैं। और ये क्षेत्र पूरी दुनिया में बढ़ रहा है सबसे ज़्यादा। और जो डेवलप्ड नेशन है, विकसित देश, इन देशों में यही क्षेत्र सबसे डोमिनेंट है। भारत में भी अगर हम 2025 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो अगर पूरा देश 100 रुपये कमा रहा है भारत, तो उस 100 रुपये में से अगर हम इन तीनों सेक्टर को ले लें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो 50 रुपये से ज़्यादा अकेला टर्सरी सेक्टर अर्न करता है। और जो सेक्टर हमारा डोमिनेंट था शुरुआत में, यानी प्राइमरी सेक्टर, कृषि क्षेत्र, उसका शेयर नेशनल इनकम में आज सिर्फ 14 से 15% के बीच रह गया, जबकि 1951 में ये बहुत अलग था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो ये चीजें हमें समझनी है। तो इन्होंने जो है विलियम पैटी ने राष्ट्रीय आय की व्याख्या ऐसे की। इसके साथ में अगर हम ये देखें कि प्रेजेंट में दुनिया में क्या, ये तो एक इकोनॉमिस्ट है जिसने ये सलाह दी, परंतु वर्तमान में जो हम ये देखते हैं कि किस देश की जीडीपी कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये कौन बता रहा है?
या इसको निकाला किसने है, ये किसने इसको प्रिपेयर किया है। तो इस कंसेप्ट को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी वर्तमान में 3 बॉडियों ने निभाई है, जिसमें से एक है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, दूसरा है इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और तीसरा इसमें यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों ने मिलकर के वर्तमान का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया। और ये जो रिपोर्टें आती हैं कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% रहेगा, या फिर जो है चाइना की ग्रोथ इतनी रहेगी, या फिर जो है आने वाले दिनों में भारत सबसे तेजी से ग्रो करेगा, ये कैलकुलेशन किस पे होती हैं। तो इसको आज की डेट में इन्होंने विकसित किया है 3 बॉडी। इसके अलावा आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद एक अर्थशास्त्री थे। कौन थे ये? साइमन कुजनेट्स डेवलप्ड द नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम। इन्होंने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 के बीच, उसके बाद जब दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, तो तब इन्होंने जो है ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम विकसित किया था। और इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ये नोबेल प्राइज इन्हें 1971 में मिला था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही दुनिया में इकोनॉमी का एक तीसरा कंसेप्ट आया था। उससे पहले 2 ही कंसेप्ट होते थे कि पूरे विश्व में कितने प्रकार की इकोनॉमीज हैं। तो पहले जो है उसमें एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और वो अमेरिका इन देशों की थी, जहां पर सरकार इंटरफेयर ही नहीं करती है, सब कुछ मार्केट के भरोसे छोड़ा रहता है। और दूसरी होती है स्टेट इकोनॉमी, जहां पर सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है, जैसे चीन में होता था, रूस में होता था, क्यूबा में होता है, नॉर्थ कोरिया में होता है। हालांकि आज बदलाव हो गया, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो रिसेशन आया था 1939 और 1929 to 30 के बाद जो रिसेशन आया था, उसके बाद ये विचार पनपा कि अर्थव्यवस्था अकेले इन 2 तरह की स्वरूपों की नहीं चल सकती है। तो फिर उन दोनों के प्रावधानों को मिलाया गया, और फिर एक तीसरी अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट आता है, और वह है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत की भी जो है जो आर्थिक स्वरूप है वो मिश्रित प्रकार का है, मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो अब हमारे पास 3 तरह के इकोनॉमी कंसेप्ट हैं, कैपिटलिस्ट, स्टेट एंड मिक्स्ड। तो ये तमाम चीजें जो है नेशनल इनकम के इनिशियल स्टेज से लेके वर्तमान समय तक के स्वरूप को डिफाइन करता है। ये सारी चीजें कैसे कैसे डेवलप्ड हुई हैं और किस स्वरूप में हुई है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई क्वेश्चन, डाउट यहां से? समझ में आ गया सबको? यस। अब है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या क्या हैं। इसमें कुछ कंसेप्ट डेवलप्ड हो रखे हैं कि राष्ट्रीय आय के क्या क्या अवधारणाएं हैं उसमें। तो इसमें विशेष रूप से 3 अवधारणाएं दी जाती हैं। पहला क्या कह रहा है? नेशनल इनकम इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब राष्ट्रीय आय क्या है? जितनी भी चीजें उत्पादित हुई हैं और जितनी भी सेवाएं दी जा रही हैं, उनका नियमित संचालन या उनका नियमित हस्तांतरण या लगातार उन चीजों का चलना, यानी डंपिंग स्टेज में ना होना। सब कुछ मूव कर रहा है, अब बाजार चल रहा है, पैसा फ्लो है, बाजार में जो है मांग है, सप्लाई है, सब कुछ हो रहा है। तो एक तरीका ये हुआ कि जो है नेशनल इनकम इससे निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय इससे। तो इसमें राष्ट्रीय आय की अवधारणा वस्तुओं के निरंतर चलने वाले एक प्रभाव में है, यानी लगातार चीजें मूव कर रही हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज काउंटेड ओनली वंस, यानी जितनी भी चीजें
उत्पादित की गई हैं और जितनी भी सेवाएं दी जा रही हैं उनका मूल्य सिर्फ एक बार काउंट होगा, 2 बार नहीं होगा। यानी जैसे हम पीछे बता रहे थे कि विद इन अ फाइनेंशियल ईयर व्हेन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, बट यहां पर ये कह रहे कि वंस, एक बार ही जोड़ेगा, वो बार बार नहीं जोड़ेगा। जैसे हमने आटे का कंसेप्ट दिया था कि गेहूं 24 रुपए किलो का तैयार हो रहा है, उससे जब आटा बन रहा है तो 30 रुपए का बन रहा है, और फिर उससे जब रोटियां बनाई जा रही हैं तो फिर हम 40 रुपए का जो है उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 40 रुपए वन यूज होगा, बाकी जो पीछे का है वो दोबारा कैलकुलेट नहीं होगा। तो एक चीज एक ही बार काउंट होगी, इससे भी राष्ट्रीय आय निर्धारित की जाती है। तो दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा तरीका क्या है? अ फिक्स टाइम पीरियड इज एसोसिएटेड विद दिस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। एक निश्चित समय तो निर्धारित करना ही पड़ेगा कि इतने से लेकर इतने टाइम के बीच में जो हुआ, तो उसके लिए हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च के बीच होता है हमारा। किसी और का किसी दूसरे तरीके से होता, जैसे हमने कहा कि अमेरिका और कई सारे देशों का 1 जनवरी से 31 मार्च 1 दिसंबर के बीच में होता है। तो ये 3 वो अवधारणाएं हैं जिनको कैलकुलेट करके राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है और हम इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये हो गए कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, कोई डाउट यहां से, कोई क्वेश्चन? अब इसमें जो है हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी गणना कैसे करते हैं? तो तब हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन 2 कंसेप्ट। राष्ट्रीय आय की गणना 2 धारणाओं पर करते हैं हम। ये 2 धारणाएं क्या हैं? पहला इसमें नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय उत्पाद, और दूसरा इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद। ये 2 तरीके हैं जिस पर जो है हम इसकी गणना करते हैं। इसका मतलब है शेष सभी धारणाएं एवं धारणाओं पर आधारित इनके स्वरूप हैं। तो राष्ट्रीय आय से संबंध, अब इन दोनों को आपने समझना है कि ये क्या क्या है, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो कंसेप्ट आगे हमें मिलेंगे जीडीपी, वो यहीं से जो है आना शुरू हो जाता है। तो हम इसमें जो ज़्यादा जो चर्चा का हिस्सा होता है ये हमारा सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी के नाम से बोलते हैं। तो हम इस पहलू को जो है समझते हैं कि ये पूरा पूरा क्या है, और यहाँ से जोड़ के हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब पहला महत्वपूर्ण भाग है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। पहले आपने इसको समझना है, ये सकल घरेलू उत्पाद क्या चीज है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज है। सकल क्यों बोला गया है इसे, घरेलू क्यों बोला गया है इसे? चूंकि इसमें क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमने इसे सकल घरेलू इसलिए बोला है कि एक वित्तीय वर्ष के भीतर किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जितनी भी चीजें हमने उत्पादित की हैं और जितनी भी सेवाएं दी हैं, उन सब का अगर हम मॉनेटरी यानी मुद्रा में मूल्य निकाल दें तो उसी के टोटल को कहते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो एक वित्तीय वर्ष एक देश की भौगोलिक सीमा, हमारी एक एक हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है। बाउंड्री तो जो है जैसे भारत का अगर एक जहाज किसी दूसरे देश के ऊपर उड़ रहा है तो तब भी वो हमारा ही है, क्योंकि उसके अंदर रूल रेगुलेशन सारे हमारे लग रहे होंगे उस टाइम। या फिर जो हमारी एम्बेसी है दूसरे देश में वो भी हमारी है, उसके अंदर भी सब कुछ हमारे रूल रेगुलेशन है। परंतु यहाँ पर ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात हो रही है, जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर, तो उसके अंदर जितनी चीजें पैदा की
चाहे हमने गाड़ी बनाई, चाहे हमने हवाई जहाज बनाया, चाहे हमने एक टेबल बनाया, कुर्सी बनाया, पंखा बनाया, फोन बनाया, लैपटॉप बनाया, कुछ भी, उनका हम मॉनेटरी यानी मुद्रा में वैल्यू निकाल देंगे। और जितनी सेवाएं दी जा रही हैं स्कूल के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा, इंश्योरेंस के द्वारा, बैंक के द्वारा, सब उसका भी पैसे निकाल देंगे, क्योंकि सब पैसे में कैलकुलेट होते हैं। और तब उसको हम कहेंगे जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, सम पार्ट ऑफ द जीडीपी मे बी रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ दोज फॉरेनर who have produced some part of the total output of the country using their capital and technical knowledge। इसमें कुछ हिस्सा वो भी होता है जो भारतीय लोग विदेशों में हैं और उन्होंने अपने पूंजी के द्वारा या अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा देश के राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में शेयर एक कंट्रीब्यूशन किया हो, वो हिस्सा भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो इसको भी हम जो है जीडीपी के अंदर लेंगे। तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि जितने, हम इसे टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसे टोटल ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर जितना भी चीज उत्पादित हुआ, जितनी भी सेवाएं दी गई, उनका मौद्रिक मूल्य निकाला हमने एक, और जो भारत में जो भारतीय लोग विदेशों में हैं, विदेशों में रहते उन्होंने जो भारत के भीतर इस चीज के उत्पादन में भूमिका निभाई है, उसको भी हम इसमें जोड़ देंगे और तब टोटल बन जाएगा ये जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो है सकल घरेलू उत्पाद की एक क्लैरिटी हुई। अब यहां पर क्वेश्चनों को किसी भी तरह से ट्विस्ट कर सकता है जब हमें कंसेप्चुअली क्लैरिटी है कि ये है क्या चीज, तो फिर इसको कैसे भी घुमाए वो हम इसके अंदर से जवाब दे सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है, इसका एक सूत्र होता है जीडीपी निकालने का। यह है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। क्या चीज हुआ ये, जब हम सी की बात करते हैं टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कुल उपभोग व्यय, ये जोड़ा जाता है कुल उपभोग व्यय, यानी जितनी चीजें हम उपयोग कर रहे हैं उस पर जो खर्चा कर रहे हैं हम, जितना भी हमने उपभोग किया उन तमाम चीजों पे जो खर्चा हम कर रहे हैं वो जुड़ेगा इसमें एक। दूसरा टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमने निवेश व्यय किया है, किसी भी चीज पे निवेश किया है, फिर चाहे वो पढ़ाई पे निवेश किया हो या फिर हमने घर पे निवेश किया हो या फैक्ट्री में या शेयर में, तमाम वो भी जुड़ेगा। तीसरा टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने जितना खर्च किया है वो, और चौथा एनएक्स यानी नेट एक्सपोर्ट, जितना हमने निर्यात किया है। तो चूंकि जो है हम निकालेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि जो है जीडीपी कितनी है, अब ऐसा तो है नहीं घर घर जाके पूछेंगे किसी को, तो उसके तरीके ये होते हैं टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर और जितना हमने एक्सपोर्ट किया, ये डेटा निकल आता है और इसको जोड़ देंगे हम सबको, तो तब बन जाएगा जीडीपी ऑफ अ। तो एक देश की जीडीपी, यहां पर जो है जब हम ये कहते हैं कि किसी देश की जीडीपी ऐसी बढ़ रही है या किसी देश की जीडीपी में इतनी ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ कहां से निकालते हैं हम, यहां पर हम कहते हैं द एनुअल परसेंटेज चेंज इन दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी। यानी जो जीडीपी है इसमें एक साल में जितना भी प्रतिशत का बदलाव हुआ होगा, किसी साल हमारी इकोनॉमी 7% रहती है, किसी 7.5 हो जाती है, किसी साल 8% हो जाती है। जैसे हमारे पीछे के जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनमें जो है निकालते हैं हम कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या क्या रही है, आज भी ये चीजें निकालते हैं। आज इस तरह की रिपोर्ट को निकालने का काम विश्व स्तर में भी होता है ताकि दुनिया की ग्रोथ का पता लगे, और इस ग्रोथ रिपोर्ट को देने वाली दो प्रमुख इंस्टीट्यूशन है, जिसमें एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और उससे क्या होता है, हर देश को जो कम ग्रोथ कर रहा है
वो अपने को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसियों में बदलाव करता है, स्कीम्स लाता है, योजनाएं लाता है, तमाम चीजें करता है। सो दिस ऑल इज अबाउट द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स क्या है। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन डाउट किसी का? तो ये जीडीपी को निकालने का तरीका हुआ। इसके अलावा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जैसे हम पीछे कह रहे थे कि जो मूल्य होते हैं, एक होता है बाजारी मूल्य और एक हो गया हमारा घरेलू मूल्य, दोनों में फर्क आता है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हम रोटी को जो है एक रेस्टोरेंट में खाएंगे तो ज़्यादा महंगी पड़ेगी, और उसी रोटी को घर में खाएंगे तो सस्ती पड़ेगी, अंतर आएगा। तो ऐसे ही जो जीडीपी हमारी होती है वो हम दो पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है इसमें मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या है? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण करना। तो इसमें क्या करना है हमने? द सम ऑफ द इंक्रीमेंट्स expressed at the market value by the resident and non-resident producing units within the country's boundary, or the value of all other goods and services expressed at market price is called the GDP at market price। तो देश की सीमा के अंतर्गत, देश की जो सीमा होती है उसके अंतर्गत जो निवासी और गैर निवासी हैं, गैर निवासी मतलब विदेशी भी रहते हैं ना यहाँ पे बहुत सारे, भारत में पता नहीं कितने जो है कंपनियां हैं विदेशी जो हैं, जो उत्पादक इकाइयों द्वारा जो बाजार मूल्य पर चीजें जो बनाई गई उनका बाजार मूल्य पर हम कैलकुलेशन करते हैं, और अन्य वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं जीडीपी एमपी, यानी मार्केट प्राइस पर जीडीपी कितनी है। तो इसके अंदर जो है जैसे मार्केट प्राइस होता है एक होता है फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत, उस पर भी हम निकालते हैं। तो इन दो चीज़ों पर हम निकालेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है यहाँ तक? यहाँ से कोई क्वेश्चन डाउट कंफ्यूजन है तो वो पूछिए। क्लियर है सबका? यस।